दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पलटू और बीमा एजेंट। ये पलटू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पलटू प्रदर्शनी। इस रंगीन फूलों की पेंटिंग का मूल्य क्या है? सिर्फ 1,000 रुपये। मैं इसे खरीदता हूँ। हो, पलटू एक कीमती पेंटिंग ले जा रहा है। शेर खान को भी कलात्मक चीजों के संग्रह का बड़ा शौक है। शेर खान, एक खुशखबरी। आर्ट गैलरी की सबसे कलात्मक पेंटिंग पलटू 1,000 में खरीद कर ले जा रहा है। अच्छा, मेरे होते हुए उस पेंटिंग को कोई दूसरा कैसे ले जा सकता है? पलटू से लेकर किधर गया खोटू? वह उसे अपने घर ले जा रहा है। पेंटिंग उसे घर नहीं पहुंचेगी। तुम उस चूहे को आगे से, मैं पीछे से घेर लेते हैं और वह कला चित्र उसे छीन लेते हैं। यह प्लान अच्छा है। एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और कलात्मक चित्र भी हमारे हाथ लग जाएगा। हा, घेर लिया। दबोच लो चूहे को और हड़प लो यह पेंटिंग। खटाक, ओह भागो। मेरा सिर टूट गया। दिन को तारे नजर आ रहे हैं। गनीमत है कि मैं घर सुरक्षित पहुंच गया। मिनमिन, इस पेंटिंग को दीवार पर लगाने में मेरी मदद करो। वह बाद में, पहले एक जरूरी काम है। मैंने कपड़े रंगने के लिए टब में रंग घोला है। क्यों न पहले मैं यही काम कर लूं। खोटू, चाहे जैसे भी हो, मुझे वह पेंटिंग चाहिए। पर कैसे? वह चूहा तो उसे लेकर कब का घर पहुंच गया होगा। मैं उसे घर से उठा लाऊंगा। मगर तुम उसे घर में घुसोगे कैसे? दरवाजा तो बंद है। वह बगल की खिड़की जो खुली है। मैं भी पेंटिंग लेकर आया। ओह शेर खान, यह क्या है? जनाब रंग के टब में गिर गए थे। अंडेराम डंडेराम और बीमा एजेंट। हे भगवान, हे हनुमान, अब तो दया करो। हम पर भूखे मर रहे हैं। हम दिन में बस 4 बारी खाना खाना नसीब हो पाता है। कम से कम हमारे मालिक साहब को ही बुद्धि दे दो भगवान, जिससे वे हमारा वेतन 5,000 रुपये बढ़ा दे। 5 स्टार के खाने से हमारी तो सलामत रहे। मगर अंडेराम, हमने अपने नकारा मालिक साहब से ऐसी कोई भी उम्मीद बेकार है। हमें कोई दूसरी नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हाँ, अब तो हम इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि 40-50 हजार रुपये की नौकरी हमें आराम से मिल सकती है। तभी ट्रेन। नमस्कार अंडेराम जी, हम नुक्कड़ वाली बीमा कंपनी का मैनेजर है। आइए, अपनी तशरीफ का टोकरा इस सोफे पर पटकिए। बात ऐसी है जी कि आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम भेद कड़की में दिन गुजार रहे हो। इसलिए हम तुम्हारी मदद को आया है। फौरन 10-20 लाख का बीमा करवा लो। इस कड़की में न जाने कब तुम्हारा जनाजा निकल जाए। तुम्हारी यह मजाल, दौड़ ठोक, हमारा जनाजा निकलवाता है। नाराज क्यों होते हो जी? हम तुम्हारी भलाई चाहता है जी। हम तुम दोनों को बीमा एजेंट की नौकरी ऑफर करता है। सच? आप कितने अच्छे हैं पप्पी। बीमा के चक्कर में तुम लोग 10 रुपए से 10 लाख रुपए तक की कमीशन कमा सकते हो। और सच? वाह, कमाल है। हम शहर के अमीरों का बीमा करके लखपति करोड़पति हो जाएंगे। सबसे पहले सेठ मक्खी राम का बीमा करने चलते हैं। नमस्कार सेठ जी, मैं अंडेराम और ये डंडेराम आपसे मिलना चाहते हैं। आइए बैठिए, खड़े क्यों हैं? सेठ जी, आजकल इनकम टैक्स के छापे तो बहुत पड़ रहे हैं। अभी कल ही 5 सेठ इनकम टैक्स के चक्कर में कंगाल हुए हैं। वो तो सुना है। हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातें न करो। मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल होने से पहले आप 40-50 लाख का बीमा करवा डालिए। हाँ, फिर मौका मिले न मिले। तुम्हारे मुंह में गोबर। तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। राणा, दारा, इधर आओ। इन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। जी साहब। ठोक दौड़ खटोक, ओह, यहाँ से भाग लो अंडेराम। जान तो बच ही गई। मगर समझ में नहीं आता हमने समझाने में क्या गलती की है। हाजी मस्तान देश का सबसे बड़ा स्मगलर है और उसके पास करोड़ों रुपए का काला धन है। 1-2 करोड़ का बीमा उसके लिए मामूली बात है। कहो बादशाह, कितने जाना है? जे मैं हाजी मस्तान की कोठी पर छोड़ दो। आ गई हाजी मस्तान की कोठी। बादशाह, थोड़ा बिल 30 रुपए थे 30 पैसे। 30 रुपए 30 पैसे।
30 पैसे ले लो सरदार जी, 30 रुपए जाने दो। कोई गल नहीं बादशाह, तो रुपए के बदले में तुमको बैंड बाजा बजा डालता हूँ। नहीं नहीं, ये लो 30 रुपए। ही। कोठी तो बहुत आलीशान है, अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? हाजी मस्तान के शिकारी कुत्तों ने जब अंडे राम डंडे राम को कोठी में घुसते देखा, वो ओह ओए, टाइगर बोजो स्टॉप। मेरा नाम हाजी मस्तान है, बोलो क्या काम है तुम्हें हमसे? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब जरा हमें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, कहिए क्या चाहिए आपको? जी बस एक एक बीमा पॉलिसी। सिर्फ 5 करोड़ रुपए की? हा। 5 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी? हा, अरे बेवकूफो, तुम जानते हो कि अगर मैं 5 करोड़ रुपए अपने धंधे में लगाऊं तो एक महीने में 50 करोड़ बना सकता हूँ। हाँ, अगर तुम दोनों चाहो तो 20 लाख रुपए कमा सकते हो। इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करना होगा। मगर हाँ कहने से पहले एक बात का ध्यान रख रहे, मुझे धोखा देने का नतीजा क्या होता है देख लो। हाँ, ये आगे तुम्हारी इच्छा। हाजी मस्तान साहब, हम दोनों तो बिल्कुल नालायक हैं, गधे हैं, उल्लू हैं। भला हम कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं? हाजी मस्तान जैसे छोटे मोटे मच्छरों का बीमा करके क्या मिलेगा? चलो, दुनिया के सबसे बड़े डाकू गब्बर सिंह का बीमा करते हैं। डाकू गब्बर सिंह सावधान, हम तुम्हारा बीमा करने आ रहे हैं। अंडेराम, इन गधों पर बैठकर हम जल्दी गब्बर सिंह के अड्डे पर पहुंच जाएंगे। यह भी कैसे अडेल गधे गधे हैं, लगता है इनमें सारी आदतें हमारी ही हैं। कुछ घंटे बाद, अरे ओ कालिया, देख तो कौन गधे आए हैं हमसे मिलने। हम अंडे राम डंडे राम है साहब। बोलो क्या चाहते हो? साहब, आप ठहरे एक मशहूर डाकू, जाने कब पुलिस की गोली आपका बैंड बाजा बजा डाले, इसलिए आप हमसे एक बीमा पॉलिसी। खामोश, न तो आज तक वह गोली बनी है जो मुझे मार सके, और न कोई बीमा एजेंट जो मेरा बीमा कर सके। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी बीमा कंपनी को लूटकर आधा आधा बांट लेते हैं। मुझे लगता है डंडे राम कि हमारी किस्मत में मेहनत की कमाई लिखी ही नहीं है। मोटू छोटू और जन्मदिन का उपहार। आलतूराम फालतूराम चले सुबह सैर करने। जहां आलतूराम की चुस्ती फुर्ती के चर्चे दूर दूर तक गूंज रहे थे, वहीं फालतूराम की सुस्ती का कोई जवाब भी ही नहीं था। यह तो नसीब की बात थी कि आलतूराम के साथ साथ फालतूराम ने को भी डायमंड कॉमिक्स में कैरेक्टर आर्टिस्ट की शानदार नौकरी मिल गई थी। मगर न जाने क्यों डायमंड कॉमिक्स के मौलिक साहब से वो इतना जितना प्यार आलतूराम से था, उससे अधिक प्यार पालतूराम से था। और यही बात आलतूराम को का हजमा खराब किए रहती थी। खर खर टिंग। देखा, अलार्म बजते झटके से उठ गया मैं। सुबह सुबह उठने का एक अलग ही मजा है। ऐसा नहीं है कि फालतू राम ने अलार्म की आवाज सुनी न हो, मगर मैं इन्हीं डायमंड कॉमिक्स के सभी पाठक जानते हैं, मक्कारी और सुस्ती इसके रग में बसी हुई है। फालतू राम भाई, फालतू राम उठो भाई। वो नहीं नहीं, सोने दो मुझे। उठ जा भाई उठ जा मेरे बाप, अभी बहुत से काम निपटाने हैं, हमें फिर आज ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, वरना मालिक साहब नाराज हो जाएंगे। मालिक साहब मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते, मेरी सुस्ती पर तो नाज है उन्हें। सोने दो मुझे थोड़ी देर। मन तो करता तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, मगर जानता हूँ सुबह सुबह तुझसे झगड़ा करके मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। कोई बात नहीं, तुम थोड़े नादान हो, थोड़े शैतान हो, थोड़ी देर में अच्छे बच्चों की तरह जरूर उठ जाना। बस हमारे मालिक साहब के दिमाग का कोई पैंच ढीला हो गया है, जो इस नाकारा को सिर पर चढ़ाए हुए हैं। और फिर अपने गुस्से पर किसी तरह काबू पाने के बाद 4 बजे सुबह सुबह सड़क पर दौड़ लगाने का अपना अलग ही मजा है। हा। मस्त हवा के जोगों से मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। हवा में उड़ता जाए जाए मेरा हरा दुपट्टा मलमल का।
आलतू राम इस बात से अनजान था कि सुबह सुबह वो सड़क पर चोर भी नजर नहीं आते थे। ये कम वक्त मेरी नींद आराम करने कहाँ से आ गया। अभी इसके दुपट्टे का मलमल उड़ाता हूँ। गुर्र, वो वो। अरे बाप रे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। सब जानते हैं मुझे भूत से डर नहीं लगता, राक्षस चुड़ैल से डर नहीं लगता, लेकिन कुत्ते से बू बो बो। और तेज हफ हफ ही जोर लगा के ऐसा वो। हा हा हा। देखा मेरा कमाल। करता डायमंड कॉम्स में नौकरी है और मुझ जैसे कुत्ते से डर गया। अब अगर ये मैराथन की दौड़ पूरे किए बिना रुक जाए तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा, अपनी दुम सीधी कर दूंगा, इस सड़क पर भौंकना छोड़ दूंगा। वो बाप रे, कुत्ता है या भूत का बाप। आखिर आलतू राम उस भयंकर कुत्ते से अपनी जान बचाकर एक बाग में पहुंचने में सफल हो ही गया। जान बची तो लाखों पाए। भागकर आलतू राम गार्डन में आई। वैसे मैंने उस गुस्ताख कुत्ते को पहचान लिया, छोड़ूंगा नहीं उसे। 101, 102। अरे भीमा पहलवान को दंड लगाते देख आलतू राम सेकी मारने से बाज नहीं आया। हा हा हा। भीमा पहलवान जी, आप भी क्या बच्चों की तरह दंड लगा रहे हैं। मैं तो बचपन में ही 500-700 दंड बैठक पेल लेता था। आप तो 100 तक की गिनती में ही पसीने पसीने हो गए। लगता आपके बदन में कमजोरी ज्यादा है। गुर्र। हाँ, आलतूराम मुझे कमजोरी तो है ही, और अब मैं अपनी कमजोरी का सबूत ही देने जा रहा हूँ। अरे बीमा जी, आप मैं इतना कमजोर हूँ कि बस तुम जैसे 10-20 आदमियों को ही जमीन सूंघा सकता हूँ। बचाओ बचाओ, भूत भूत। अब मुझे क्या मेरे बच्चों को भी कमजोर नहीं कहेगा ये मच्छर। 107, 108। हाय मार डाला। मेरा तो बुरता ही बना दिया इस बीमा के बच्चे ने। किसी तरह अपने आप को चलने फिरने योग्य करते हुए आलतू राम ने अपना प्रातःकालीन सफर एक बार फिर आरंभ किया। आज मेरी अकल में यह बात आ गई कि सुबह सुबह घूमना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बहुमूल्य सुबह घूमने में मैं बेकार कर दी। अगर मैंने गाना गाने का अभ्यास किया होता तो अभी तक तानसेन की टांग तोड़ दी होती। कोई बात नहीं, अभी कौन सी मेरी उम्र गुजर गई है। जब 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 घर आए तभी सुबह समझो। और आलतू राम ने तानसेन बनने का दृढ़ संकल्प कर दिया। मैं अपने खुराट मालिक साहब की कसम खाता हूँ, 4 दिन के रियाज के बाद ही तानसेन से भुट्टे बुनवा दूंगा, किशोर कुमार से बैंड बजवा दूंगा। संगीतज्ञ बनने के दृढ़ संकल्प ने संगीतज्ञ बनने के दृढ़ संकल्प के साथ सच्ची लगन लेकर आलतू राम सुनसान जंगल के संगीन संगीत साधना में जा पहुंचे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रिंट खराब है इसका। इस वीरान जंगल में संगीत साधना का अलग ही आनंद है। मेरे 7 सुरों को सिरिता जंगल में दूर दूर तक गूंजेगी। सारे गामा निशा। मगर शायद यह पूरी तरह से आलतूराम के विपरीत थे। तभी तो उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोंडा राग छेड़ रहा है, उसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता है। सारे गामा पादा निशा। ये कौन हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। उफ, कैसी बेसुरी आवाज है। मम्मी, लगता कोई गधा रो रहा है। सिन धिन। अब मधुमक्खियों ने अब मधुमक्खियों के लिए और अधिक बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं था। देखते देखते उनका गुस्सा अपनी चरम सीमा तक जा पहुंचा। उफ, और अब बर्दाश्त नहीं होती है बेसुरी आवाज। मैं इस तानसेन का बाप तानसेन का बाप बना दूंगा आंटी जी। मैं इसे गब्बर सिंह बना दूंगी। सूजा हुआ बदन लेकर चीख चीख कर पूछेगा, कितनी मधुमक्खियां थी। और मधुमक्खियों की सेना अपने महान अभियान पर निकल पड़ी। सुम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सारे गामा चपक चपक। अयो, अपन इसे छोड़ेगा नहीं। अपन इसका बुरता बनाने का है। अपन इसकी नाक का गोलगप्पा बनाएंगी। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई मेरा क्रियाक्रम करने। अरे बचाओ। बस बस, बहुत हो गया बे तानसेन। यहाँ
आने की हिम्मत नहीं करेगा। बचाओ बचाओ, भूत, चोर चोर, पुलिस। और फिर बाप रे, किस तरह जान बची है मैं ही जानता हूँ। गुर्र। मगर फिर भी मैं हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं। मैं फिर भी यही कहूंगा कि सुबह सुबह टहलने का अपना ही मजा है। चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ही। अरे बच्चों, स्केटिंग ऐसे थोड़ी करते हैं। ही। मुझे तो तुम्हें बार बार गिरते देखकर शर्म आ रही है। गुर्र। ये मोटा हमारी हंसी उड़ा रहा है। अंकल जी, हम अभी सीख रहे हैं ना। अरे स्केटिंग में ऐसा क्या है जिसे सीखने की जरूरत पड़े? पैरों में स्केट्स बांधो, बैलेंस संभालो और फुर्र से सड़क पर दौड़ते चले जाओ। अंकल जी, हमें तो स्केटिंग बड़ी कठिन लगती है, प्लीज हमें सिखाइए ना। हाँ क्यों नहीं, छोटे बड़ों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? ही। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो रोज स्केटिंग करते हुए बरेली से आगरा तक जाता था। और वह भी सिर्फ 20 मिनट में। ही। बच्चों से गप मारने में हर्ज भी क्या है? हमें तो पता अंकल जी को गप मारने की आदत है। ये 20 मिनट में क्या, 1 मिनट में ही कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, ये आप खुद देख लीजिए। मैं क्या, मेरे बाप ने भी कभी पैरों में ये पहिए नहीं बांधे। मगर इसमें कठिनाई भी क्या है? अब देखना मेरा कमाल। मैंने तो मिल्खा सिंह को भी स्केटिंग सिखाई थी। आप खड़े हो जाइए अंकल, और हम विनती करते हैं, और हम गिनती करते हैं, 1 2 3। आलतू राम जी सेठी और जोश में खड़े तो झटके से हो गए श्रॉट। अरे बचाओ, रोको, कोई बचाओ मुझे। मेरी वजह से आज कितना भयानक एक्सीडेंट होने से बच गया। हा। क्या स्पीड है अंकल जी की। हा। अंकल जी की स्पीड तो मिल्खा सिंह से भी तेज लगती है। हा। अंकल जी 10 मिनट में दिल्ली से बंबई पहुंचकर दिखाएंगे। हा। बचाओ, भूत, पुलिस, मेरे स्केट्स में किसने रॉकेट फिट कर दिए हैं। बचाओ, आई कोई रोक लो मुझे। मगर आलतू राम को रोकता कौन? उसकी सुपरसोनिक स्पीड का मुकाबला कर पाना किसके बस की बात थी? देखते देखते आलतूराम शहर की सीमा से बाहर हो गया था। न जाने कब रुकेंगे ये पहिए वाले जूते। न जाने कब रुकेंगे ये पहिए वाले जूते। जितना रोकने की कोशिश करता हूँ, स्पीड उतनी बढ़ती जा रही है। अब न जाने किस समय मेरा बैंड बाजा बज जाएगा, मेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। बूह, हे भगवान, जल तू जलाल तू, आलतू राम के पैरों पर आई बला को टाल तू। सर। इस तरह आलतू राम एक ऐसी कच्ची सड़क पर आ पहुंचा जो कि आगे से बंद थी। इस सड़क के आगे एक विशाल नदी थी। बूह, आगे सड़क टूटी है और गहरी नदी है। मैं चाह रहा हूँ डायमंड कॉमिक्स के पाठ को आप मुझे भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर देना। मेरी याद में मालिक साहब जी का क्या होगा? और दुनिया की कोई भी ताकत आलतू राम को उस गहरी नदी में गिरने से नहीं रोक सकी। देख लो डायमंड कॉमिक्स के पाठ को, मैं आपके लिए खाई की तरह इस गहरी नदी में गिरकर अपना बेड़ा गर्क करने जा रहा हूँ। बू छपाक। इधर बेचारा अल्तुराम अपने आप को पानी में डूबने से बचाने के लिए गोते खाता हुआ जी जान से संघर्ष कर रहा था। उसकी ओर नदी में बढ़ रही थी मछलियां, और उस दूसरी ओर नदी में रह रही मछलियों को अपनी ही पड़ी थी। बचाओ बचाओ, मैं इसका कबाब बनाकर खाऊंगी। यम यम, मैं इसकी नाक खाऊंगी। हाँ, आलतूराम की किस्मत का दरवाजा एकदम बंद नहीं हुआ था। बचाओ बचाओ, अरे वह देखो, एक आदमी डूब रहा है, बचाओ उसे। वो दो मल्ला आलतूराम की जान बचाने में कामयाब हो गए। मगर भय और मगर भय और पेट में पानी भर जाने के कारण आलतूराम बेहोश हो चुका था। तुरंत ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उपचार के बाद वह रोता कूदता घर पहुंचा। खुर खुर, मैं तो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करके लौट रहा हूँ, और ये फालतू राम लगता अभी तक सो रहा है। यह आलतू राम का सौभाग्य ही था कि 3 4 बार दरवाजा खटखटाने पर ही मेहरबानी करके फालतू राम ने दरवाजा खोल दिया। उड़ा ले मजाक, फालतू राम देख लूंगा तुझे। अरे क्या फालतू राम भाई, क्या हुआ तुमका? ये तुम्हारा उलिया टाइट कैसे हो गया? तुम तो घूमने के लिए गए थे। थोड़ी देर बाद, आलतू भैया
अब तो ऑफिस जाने का समय भी हो गया है, जल्दी चलो, देर हो गई तो मालिक साहब नाराज हो जाएंगे। तो फालतू भैया, आज ऐसा करते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। तुम भी मेरे साथ घर पर ही रहो, खूब मजे करेंगे। भगवान करे आलतू राम रोज ही मॉर्निंग में घूमने को जाता रहे और अपना बैंड बजवा कर आता रहे और रोज ऑफिस की छुट्टी होती रहे। अगर मालिक साहब नाराज हुए तो मैं आलतू राम को आगे कर दूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो आखिरी स्टोरी थी, इसका प्रिंट बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ दी। अगर आप लोगों को मजा आए तो कोई बात, देख लेना आप लोग, नहीं तो मैंने बहुत ही खराब पढ़ा इसको, लास्ट वाली स्टोरी को। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। कितने ऐड हैं इसमें। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।